जरा इस स्थिति की कल्पना की जाए, मतलब एक टीम लगातार 3 मैच हार चुकी है। हाँ, ड्रेसिंग रूम का मोराल तो वैसी जमीन पर होता है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो मैदान पर उतरते हैं तो सामने 226 रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है जिसे देखकर किसी भी टीम के हौसले पस्त हो जाएं। वही तो मतलब क्रिकेट के डेटा एनालिटिक्स और इतिहास दोनों ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में 99% टीम्स दबाव में आकर बिखर जाती हैं। सही बात है। लेकिन जब कोई टीम इस आंकड़े को गलत साबित करते हुए उस पहाड़ को सच में पार कर लेती है ना, तो वो सिर्फ एक मैच नहीं जीतती। हाँ, वो लोग क्रिकेट के पूरे व्याकरण को ही बदल कर रख देते हैं। ये महज एक जीत नहीं थी। ये हार के जबड़े से जीत छीनने वाला एक बहुत ही क्रूर और रणनीतिक प्रदर्शन था जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। एग्जैक्टली। और ये मुकाबला इस बात का बहुत सटीक उदाहरण था कि टी20 क्रिकेट में जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो सही वक्त पर लिए गए कैलकुलेटेड फैसले कैसे पूरी बाजी पलट सकते हैं। वही तो, राजस्थान रॉयल्स के सबसे मजबूत किले में घुसकर दिल्ली कैपिटल्स ने जो किया वो सच में दबाव में स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी का एक अद्भुत केस स्टडी है। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसी केस स्टडी है जिसे आने वाले सालों में एनालाइज किया जाएगा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी केस स्टडी के हर एक पन्ने को पलटेंगे। आज का मुद्दा है आईपीएल 2026 का 43वां मैच जो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है ना। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि 226 रनों का यह ऐतिहासिक रन चेज क्या सिर्फ बल्लेबाजों के दम पर हुआ या इसके पीछे कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स थे जिन्हें आमतौर पर स्कोरबोर्ड नहीं दिखाता। बिल्कुल, और इस पर हम आज बहुत डिटेल में बात करेंगे। पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। क्रिकेट की ऐसी ही गहरी स्ट्रैटेजीज और मैच के असली टर्निंग पॉइंट्स को समझने के लिए अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट दरबार को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस ऐतिहासिक मैच को डिकोड करते हैं। तो इस चेज की असली अहमियत को समझने के लिए ना हमें मैच की पहली गेंद से भी थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि दोनों टीम्स की जो मानसिकता थी उस दिन वो दो बिल्कुल अलग ध्रुवों पर थीं। मतलब एक तरफ राजस्थान रॉयल्स थी जो 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काफी सिक्योर बैठी थी। सही कहा, उनके पिछले कुछ मैचेस में उतार चढ़ाव जरूर आए थे, लेकिन उनका कोर काफी सेट था। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति किसी डूबते हुए जहाज जैसी थी। अरे पूरी तरह से। सिर्फ 6 अंक पॉइंट्स टेबल में 7वां स्थान और लगातार 3 हार का वो बोझ जो खिलाड़ियों के पैर भारी कर देता है, उठता है। ऐसे बैकग्राउंड में जब राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चौंकाने वाला फैसला था। बिल्कुल नहीं। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच सूखी थी और शाम ढलने के साथ स्पिनर्स की मदद करती है, ये सबको पता था। हाँ, तो बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाना एक लॉजिकल स्टेप था। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम शीट सामने आई। आप मिचेल स्टार्क की वापसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब दुश्मन था चमेरा की जगह स्टार्क की वापसी तो समझ आती है, लेकिन टॉप ऑर्डर में डेविड मिलर जैसे प्रूवन मैच विनर को बाहर करके पथुम निशंका को लाना ये तो थोड़ा अजीब था। आपको अजीब क्यों लगा? मतलब क्या सोच थी आपकी इस पर? अरे ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फॉर्मूला 1 की रेस चल रही हो और जब गाड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही हो तो मैकेनिक अचानक से रेस के बीच में पूरा इंजन ही बदल दे। ये कैसा कैलकुलेटेड रिस्क था? देखिए, ये फॉर्मूला 1 इंजन वाली एनालॉजी काफी दिलचस्प है, लेकिन यहाँ मैकेनिक को पता था कि गाड़ी लड़खड़ा क्यों रही है। अच्छा, तो आपके हिसाब से दिक्कत कहाँ थी? मिलर बेशक एक महान फिनिशर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिल्ली की समस्या फिनिशिंग थी ही नहीं। उनकी असली समस्या पावर प्ले थी। ओह, मतलब पिछले 3 मैचेस की अगर बात करें। एग्जैक्टली। पिछले 3 मैचेस में दिल्ली की टीम पावर प्ले में ही मैच हार रही थी। ना उनके ओपनर्स तेज रन बना पा रहे थे और ना ही उनके बॉलर्स शुरुआती विकेट निकाल पा रहे थे। सही पॉइंट है। और जब टीम लगातार हार रही होती है तो एक शॉक थेरेपी की जरूरत तो पड़ती है। वही तो, स्टार्क को लाना पावर प्ले में विकेट निकालने का सीधा सा गणित था, क्योंकि चमेरा वो काम कर नहीं पा रहे थे। तो हमने शंका का क्या, उन्हें ओपन क्यों करवाया गया? उनका सिलेक्शन इसलिए था ताकि पहली ही गेंद से ऑपोजिशन के बॉलर्स के दिमाग पर अटैक किया जा सके। मिलिया मिडल ओवर्स में आते हैं और तब तक कई बार टी20 मैच हाथ से निकल चुका होता है। ये बात तो है। तो निशंका को ओपनिंग में उतार करना दिल्ली ने अपने इंजन को बदला नहीं, बल्कि उसमें एक टर्बो चार्जर लगा दिया था। वाह, ये टर्बो चार्जर वाली बात काफी सही है। लेकिन कागज पर बनी ऐसी स्ट्रैटेजी जब मैदान पर उतरती है तो रियलिटी थोड़ी अलग ही होती है ना, क्योंकि इस मैच की शुरुआत किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं थी। बिल्कुल। मिचेल स्टार्क का वो पहला ओवर
किसी ने ऐसी शुरुआत की उम्मीद नहीं की थी। 0.1 ओवर मैच की पहली ही गेंद और यशस्वी जायसवाल ने उस पर एक कमाल का छक्का जड़ दिया। उस पल तो सच में ऐसा लगा कि स्टार्क को लाने का फैसला पूरी तरह से बैकफायर कर गया। हाँ, वो जो छक्का था ना, वो महज एक शॉट नहीं था, वो राजस्थान का एक क्लियर स्टेटमेंट था कि वो लोग दिल्ली के इस नए हथियार से डरने वाले नहीं हैं। सही कहा। लेकिन यहीं पर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर और एक आम बॉलर के बीच का फर्क नजर आता है। स्टार्क ने अपनी लाइन और लेंथ से बिल्कुल समझौता नहीं किया, बल्कि उन्होंने जायसवाल के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। और वो दिमागी खेल सिर्फ 2 गेंदों में खत्म भी हो गया। 0.3 ओवर में स्टार्क ने पलटवार किया और जायसवाल को 6 रन पर पवेलियन भेज दिया। वही ना, एक बढ़िया कमबैक था वो। और फिर उसके अगले ही ओवर में काइल जेमिसन ने वैभव सूर्यवंशी को भी 4 रन पर आउट कर दिया। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 12 रन थे और राजस्थान के 2 सबसे खतरनाक टॉप ऑर्डर बैट्समैन बाहर जा चुके थे। वही जो स्ट्रैटेजी दिल्ली ने बनाई थी, पावर प्ले में झटके देने वाली, वो एग्जैक्टली काम कर रही थी। बिल्कुल काम कर रही थी। देखिए, 12 रन पर 2 विकेट गिरना T20 क्रिकेट में एक मेंटल ट्रॉमा जैसा होता है, जो अक्सर पूरी इनिंग्स को डीरेल कर देता है। हाँ, क्योंकि जब बॉलर्स हावी हो रहे हो तो बैट्समैन 2 ही गलतियां करते हैं। या तो वो लोग पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाते हैं, जिससे रन रेट गिरता है। हाँ। या फिर प्रेशर हटाने के चक्कर में कोई बहुत ही खराब शॉट खेलकर वापस चले जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहां से ना राजस्थान रॉयल्स की इनिंग्स का सबसे मैच्योर फेज शुरू हुआ। रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने आकर क्रीज को संभाला। और क्या खूब संभाला। मतलब इन दोनों के बीच वो 102 रनों की ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। अरे, पराग ने सिर्फ 50 गेंदों में 90 रनों की कप्तानी पारी खेली है ना। उसमें 8 चौके और 5 छक्के थे। और जुरेल ने भी 30 गेंदों में 42 रन बनाए। पर स्टैट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। 12 पर 2 गिरने के बाद ऐसा काउंटर अटैक करना आसान नहीं होता। वही तो मैं सोच रहा था, ये पार्टनरशिप आखिर चली कैसे। इस पार्टनरशिप की सबसे खास बात उनकी बाउंड्रीज नहीं थी, बल्कि उनका स्ट्राइक रोटेशन और स्पिनर्स को खेलने की टेक्निक थी। जैसे कुलदीप यादव के सामने उनका अप्रोच। हाँ, जब कुलदीप जैसा बॉलर सामने हो और प्रेशर हो तो बैट्समैन अक्सर स्वीप शॉट खेलने का रिस्क लेते हैं, लेकिन पराग और जुरेल ने सीधे बल्ले से खेलना पसंद किया। उन्होंने गेंद की पिच तक पहुंचकर शॉट्स खेले, जिससे कुलदीप की लेंथ खराब हो गई थी ना। बिल्कुल। और जुरेल ने मेक श्योर किया कि वो पराग को ज्यादा स्ट्राइक दें, क्योंकि पराग उस दिन एक अलग ही जोन में दिख रहे थे। हाँ, वो तो है। मैं कहूंगी कि ये पार्टनरशिप राजस्थान की इनिंग्स का वो शॉक एब्जॉर्बर थी जिसने उन शुरुआती झटकों के असर को पूरी तरह से सोख लिया और आने वाले बैट्समैन के लिए एक सॉलिड लॉन्च पैड तैयार कर दिया। और उसी लॉन्च पैड का डोनोवन फरेरा ने जो फायदा उठाया ना, बाप रे, उसने तो दिल्ली के बॉलर्स के सारे कैलकुलेशंस ही बिगाड़ दिए। डेथ ओवर्स में फरीरा का वो जो तूफान आया था, उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। सिर्फ 14 गेंदों में 47 नाबाद रन। उनका स्ट्राइक रेट 365.71 का था। अनबिलीवेबल। 16 से 20 ओवर के बीच उन्होंने कुलदीप और स्टार्क उन दोनों की रिदम की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। वही ना। और फरेरा की इस इनिंग्स के स्ट्राइक रेट को देखकर मुझे याद आया कि अगर किसी को ऐसी तेज और बढ़िया एनालिसिस चाहिए तो जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब कर लें। बीच बीच में ये भी याद दिला रहा हूं आप सबको। हाँ, ये स्ट्राइक रेट वाला कंपैरिजन बहुत बढ़िया था, है ना। लेकिन फरेरा की इस धाकड़ बैटिंग ने मेरे दिमाग में गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर मिचेल स्टार्क की वापसी दिल्ली का एक मास्टर स्ट्रोक थी, तो आखिर डेथ ओवर्स में उन्हें इतने रन कैसे पड़ गया? ये बहुत वैलिड सवाल है। मतलब क्या T20 क्रिकेट में अब बॉलर्स के नाम का कोई खौफ बचा ही नहीं है? ये मॉडर्न क्रिकेट का एक बहुत ही कड़वा सच है। देखिए, डेथ ओवर्स का जो डायनामिक्स होता है वो पावर प्ले से बिल्कुल अलग होता है। पावर प्ले में तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, और स्विंग भी मिलती है। एग्जैक्टली। लेकिन डेथ ओवर्स आते आते खासकर सवाई मानसिंह जैसी पिच पर, जहां ड्यू के कारण शाम को गेंद स्किड करने लगती है, वहां बॉलर का काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। तो फरेरा ने आखिर स्टार्क को काउंटर कैसे किया? उन्होंने जो किया वो सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, वो क्रीज का ब्रिलियंट यूज था। फरेरा क्रीज की काफी गहराई में जाके खड़े हो गए थे,
जिससे क्या हुआ कि स्टार्क की जो गेंद यॉर्कर होनी चाहिए थी वो एक आसान हाफ वॉली बन गई। ओह अच्छा, मतलब बैट्समैन पहले से ही तय करके बैठा है कि हर गेंद को स्टैंड में भेजना है। हाँ, और अगर बॉलर अपनी यॉर्कर से बस 1 इंच भी चूक जाए तो गेंद सीधा क्राउड के बीच मिलती है। T20 में अब खौफ बॉलर का नहीं बल्कि बैट्समैन के इम्पैक्ट का और कंडीशंस का होता है। सही बात है। और इसी इम्पैक्ट की वजह से राजस्थान ने 225 रनों का वो विशाल स्कोर खड़ा किया है। दिल्ली के लिए टारगेट था 226 रनों का और रिक्वायर्ड रन रेट 11.30 का। और जो टीम लगातार 3 मैच हार के आई हो उसके लिए ऐसा स्कोर देखना ही एक नाइटमेयर जैसा होता है। लेकिन इस रन चेज में दिल्ली कैपिटल्स ने जो अप्रोच दिखाया वो सच में हिस्ट्री बनाने वाला था। किसी भी बड़े चेस की जो फाउंडेशन होती है वो उसकी शुरुआत होती है। 11 के रन रेट का प्रेशर हो और अगर शुरू में ही विकेट गिर जाएं तो वो प्रेशर टीम को पूरी तरह दबा देता है। जैसे राजस्थान ने पावर प्ले में विकेट्स खोए थे, जिसका नुकसान उन्हें मिडिल ओवर्स में झेलना पड़ा। एग्जैक्टली दिल्ली ने ये क्लियरली तय कर लिया था कि उन्हें वो गलती नहीं दोहरानी है। और इसका नतीजा हमने देखा कि बिना कोई विकेट गंवाए पावर प्ले में 70 रन। मैं कहूंगा कि ये चेस असल में 2 अलग-अलग मास्टरमाइंड्स की स्टोरी थी। वो 2 मास्टरमाइंड्स मतलब पथुम निसंका और केएल राहुल ना? बिल्कुल। एक तरफ डेब्यू करे निसंका थे, जिन्होंने 33 गेंदों में 62 रन ठोके, और दूसरी तरफ केएल राहुल थे, जिन्होंने 40 गेंदों में 75 रन बनाए। वो जो शुरू में आपने तलवार और ढाल वाली एक एनालॉजी सोची थी ना, वो यहाँ एकदम परफेक्टली फिट होती है। हाँ, निसंका एक तलवार की तरह आगे बढ़कर ट्रेंट बोल्ट और जैमिसन की लेंथ को पूरी तरह से काट रहे थे, और वहीं राहुल एक बहुत ही सॉलिड ढाल की तरह विकेट को बचाए हुए थे। अगर इस तलवार और ढाल कॉन्सेप्ट को हम टेक्निकली देखें तो निसंका आखिरकार कर क्या रहे थे? वो बस एमआई बल्ला नहीं घुमा रहे थे, वो ट्रेंट बोल्ट को परेशान कर रहे थे। हाँ। उनका रिलीज पॉइंट बिगाड़कर। सही पकड़ा। निसंका बार बार क्रीज से बाहर निकल रहे थे, उससे बोल्ट को अपनी नेचुरली अच्छी लेंथ बदलनी पड़ गई और वो अचानक से वाइड यॉर्कर्स या शॉर्ट पिच गेंदें डालने लगे। और जब बोल्ट जैसे एक्सपीरियंस बॉलर की रिदम ऐसी टूटती है तो पूरी फील्डिंग यूनिट अपने आप प्रेशर में आ जाती है। एग्जैक्टली। और दूसरे एंड पर राहुल ने इस मोमेंटम का बड़ा स्मार्टली यूज किया। उन्हें पता था कि अगर दोनों बैट्समैन एक साथ रिस्क लेंगे तो विकेट गिरने के चांस दुगने हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने स्पिनर्स पे कोई फालतू रिस्क नहीं लिया। उन्होंने बस निसंका के शॉट्स के बीच में सिर्फ लूज बॉल्स का इंतजार किया और अपनी तरफ के एंड को पूरी तरह सिक्योर कर लिया। असल में निसंका की वो 62 रनों की इनिंग्स ही थी जिसने इस 226 रनों की चेज की नींव रखी। लेकिन एक चीज है ना, ये सब स्ट्रैटेजी ना पेपर पर तो बहुत सही लगती है। 20 ओवर के गेम में मोमेंटम कभी एक टीम के पास रुका नहीं रहता। हाँ, वो शिफ्ट होता रहता है लगातार। और मिडिल ओवर्स में आकर राजस्थान रॉयल्स ने वही किया जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। एकदम शानदार वापसी, और मैच का मूड पूरी तरह बदल गया यहाँ से। देखिए, कोई भी टीम बोर्ड पर 225 लगा के आसानी से हार थोड़ी मानती है। राजस्थान के बॉलर्स ने अपने प्लान्स बदले, उन्होंने अपनी लाइन और पेस मिक्स की और बैट्समैन को गलती करने पर मजबूर किया। बिल्कुल। और इस वापसी की शुरुआत रविंद्र जडेजा ने की। उन्होंने अपनी एक बहुत ही तेज और फ्लैट डिलीवरी पर खतरनाक लग रहे निसंका को LBW कर दिया। वहां से थोड़ा पैनिक शुरू हुआ। फिर तुषार देशपांडे ने वो कर दिखाया जो स्टार्क डेथ ओवर्स में नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसी परफेक्ट यॉर्कर डाली कि नीतीश राणा, जो कि 17 गेंदों में 33 रन पर थे, उनके स्टंप्स उड़ गए। वो यॉर्कर कमाल थे सच में। और फिर सबसे बड़ा ब्लो जिसे हम कह सकते हैं, जोफ्रा आर्चर ने अपनी एक्सट्रीम पेस से सेट केएल राहुल को आउट कर दिया। अब स्कोर हो गया 178 रन पर 3 विकेट। मोमेंटम अब पूरी तरह से राजस्थान के पास था। 27 गेंदों में अभी भी 47 रनों की जरूरत थी, और वहीं पर आके चेज अक्सर भटक जाते हैं ना। हाँ, यही वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। सेट बैट्समैन बाहर जा चुके हैं, 27 गेंदों में 47 T20 में बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप पर 3 हारने का बोझ हो और सामने जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा हो, तो 47 रन ना 100 रनों के बराबर लगते हैं। सही बात है। नए बैट्समैन के लिए आते ही उस रिक्वायर्ड रेट को उस लेवल पर मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्रीज पर आते ही ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को दिखने ही नहीं दिया। उन्होंने जो परफॉर्म किया उसे अगर हम कहें तो वो एकदम आइस कोल्ड फिनिश था। सच में
आइस कोल्ड ही था वो। स्टब्स ने 11 गेंदों में 18 रन बनाए और आशुतोष ने 13 गेंदों में 21 नाबाद रन ठोके। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने इमेंस प्रेशर में भी दोनों के चेहरे पर जरा भी पैनिक नहीं था। कोई भी क्रॉस बैटेड शॉट या वाइल्ड स्लॉगिंग नहीं थी। वही ना, इस आइस कोल्ड फिनिश का क्या राज था आपके हिसाब से? इसके पीछे उनकी कंडीशंस की बहुत गहरी समझ थी। जब प्रेशर बढ़ता है ना तो बैट्समैन अक्सर गेंद को बहुत ही जोर से हिट करने की कोशिश करता है, जिससे टाइमिंग पूरी खराब हो जाती है। स्टब्स और आशुतोष ने उन्होंने तो बॉलर्स की स्पीड का फायदा उठाया बस। बिल्कुल। 17वें और 18वें ओवर में उन्होंने आराम से फील्डर्स के बीच के गैप्स निकाले। उन्होंने बाउंड्रीज तो लगाई, लेकिन बिना किसी ब्लाइंड रिस्क के। ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों ने उस सिचुएशन को कितने अच्छे से पढ़ लिया था। उन्हें पता था कि अगर वो विकेट्स बचाकर मैच को आखिरी ओवर तक ले गए तो प्रेशर एक्चुअली बॉलर पर होगा। वही हुआ। आखिरी ओवर आते आते डायनामिक्स पूरी तरह उनके फेवर में थे। 6 गेंदों में सिर्फ 5 रन बचे थे आखिरी ओवर में। नॉर्मल गेम्स में ऐसे टाइम पे बड़ा ड्रामा होता है, डॉट बॉल्स आती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है पूरी तरह से। हाँ, पर स्टब्स का उनका मूड कुछ और ही था। उन्होंने सस्पेंस के लिए कोई स्कूप ही नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर एक बहुत ही सॉलिड शॉट और विनिंग बाउंड्री। सिर्फ 19.1 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 का आंकड़ा पार कर लिया। एक हिस्टोरिक चेस फिनिश हुआ। एक सच में हिस्टोरिक मोमेंट था वो। लेकिन मैच खत्म हो गया, दिल्ली हिस्ट्री बुक्स में आ गई, पर इस एक अकेले नतीजे ने पूरे टूर्नामेंट का जो गणित उलट पलट किया है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, पॉइंट्स टेबल का हिसाब ही बदल गया ना इससे। अगर हम दोनों इनिंग्स का आप कंपैरिजन निकालें तो साफ दिखता है कि मैच एक्चुअली पावर प्ले में ही डिसाइड हो गया था। ये आपने मैच का सबसे बड़ा क्रक्स पकड़ा है। देखिए, राजस्थान का पावर प्ले स्कोर था 56 रन 2 विकेट पर, और वही दिल्ली ने बिना कोई विकेट खोए 70 रन बनाए। हाँ, ये जो 14 रन और 2 विकेट का गैप था, इसने मैच सेट कर दिया। मिडिल ओवर्स में तो दोनों टीम्स लगभग बराबरी खेल रही थी, और डेथ ओवर्स में फरेरा की धुनाई के बावजूद दिल्ली प्रेशर फ्री होकर मैच जीत गई एंड में। एग्जैक्टली। सोचो, अगर दिल्ली ने भी पावर प्ले में 2 विकेट्स गवा दिए होते तो वो 226 उनके लिए सच में एक पहाड़ी बन जाता। वही ना, और इस एक नतीजे का पॉइंट्स टेबल पर जो असर पड़ा है वो किसी भूकंप से कम थोड़ी है। राजस्थान अभी भी 12 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है, लेकिन ये हार उन्हें बहुत चुभेगी, क्योंकि टॉप 2 में जाने का उनका मस्ट चांस छूट गया। और दिल्ली के लिए ये जीत तो किसी संजीवनी बूटी जैसी थी। लगातार 3 हार के बाद अब वो लोग 8 पॉइंट्स लेकर 7वें नंबर पर आ गए हैं। पॉइंट से ज्यादा बड़ी बात मुझे लगता है कि प्लेऑफ की उम्मीद का फिर से जिंदा होना। अरे, पॉइंट्स टेबल से भी कहीं ज्यादा असर ना साइकोलॉजी पर होता है टीम की। वो कैसे? जब कोई टीम इतने विशाल स्कोर का सक्सेसफुली चेस कर लेती है तो पूरे ड्रेसिंग रूम की वाइब भी रातों रात बदल जाती है। एक इनविंसिबल फील आने लगती होगी ना उन्हें। हाँ, खिलाड़ियों में वो इनविंसिबल होने वाला बिलीफ जगता है, जो उन्हें अगले मैचेस में किसी भी स्थिति से जीतने का हौसला देता है। एक दिन पहले तक जो मोमेंटम राजस्थान के पास था, इस हिस्टोरिक विन ने वो पूरी तरह से दिल्ली की झोली में डाल दिया। इसका मतलब टूर्नामेंट का जो सेकंड हाफ है वो पूरी तरह से खुल गया है। कोई भी टीम दिल्ली को हल्के में तो डेफिनेटली नहीं लेगी। बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक लग रहे हैं वो अब तो आज की इस गहरी चर्चा से ये बात एकदम क्लियरली साबित हो जाती है कि T20 क्रिकेट में आजकल 225 रनों का स्कोर भी बिल्कुल सेफ नहीं रह गया है। सही बात है। दिल्ली कैपिटल्स ने सबको बता दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और स्ट्रैटेजीज करेक्ट हों तो कोई भी पहाड़ लंघा जा सकता है। ये सच में सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि IPL 2026 का अब तक का सबसे बेहतरीन चेज बन गया है। लेकिन जाने से पहले ये मैच हम सब के लिए एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला सवाल छोड़ जाता है। हाँ, क्या सवाल है आपके दिमाग में? जो लोग क्रिकेट की इन टेक्निकल डिटेल्स को समझते हैं उनके लिए ये सच में सोचने वाली बात है कि अगर 225 का स्कोर भी आपको जीत की गारंटी नहीं देता तो क्या ये खेल बैट्समैन और बॉलर्स के बीच अपना जो बैलेंस है वो खोता जा रहा है? ये तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया आपने। मतलब क्या आने वाले टाइम में क्रिकेट रूल्स में हम कुछ मेजर चेंजेस देखेंगे, जैसे बाउंड्रीज को और दूर करना, या फिर बॉलर्स को एक ओवर में 2 बाउंसर्स से भी कुछ ज्यादा छूट देना? हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
वही ना कि अब 20 क्रिकेट में बॉलर सिर्फ एक बॉलिंग मशीन बनकर रह गया है जिसका काम बस बैट्समैन को हिट करने के लिए गेंदें फेंकना है। इस सवाल पर सच में काफी सीरियसली सोचना पड़ेगा अथॉरिटीज को। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब 250 का स्कोर भी बस एक आम बात ही बन जाएगा। खैर, इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस डीपली डिटेल विश्लेषण में बस इतना ही रखते हैं। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। और इस मैच की ऐसी और भी अंदर की स्ट्रैटेजीज और टर्निंग पॉइंट्स को डिकोड करने के लिए और अपना क्रिकेट नॉलेज बढ़ाने के लिए YouTube पर हम अपने चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगली बार फिर एक नए मैच और कुछ नए एनालिटिकल सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए T20 क्रिकेट के इस एक्शन का मजा लीजिए और क्रिकेट की साइंस पर ना अपना ध्यान लगाए रखिए। धन्यवाद। अलविदा।